Hello everyone, this is Dhiren Gupta and you are watching me and your channel Genius Coaching and Guidance Center। तो आज मैं आप सबको क्लास 10th के फिजिक्स में दर्पण के सूत्र अर्थात 1/v + 1/u = 1/f को प्रमाणित करके बताऊंगा। तो दर्पण में सूत्र जो है यानी u, v, f इन तीनों के बीच के संबंध को बताना है। 1/v + 1/u = 1/f होता है। तो कैसे होता है ये अवतल दर्पण में प्रमाणित करके अभी बताएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं दर्पण के सूत्र को प्रमाणित करना है किसमें, तो अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/v + 1/u = 1/f। इसको 1/u + 1/v भी लिखा जा सकता है। 1/u को आगे कर देंगे, 1/v को पीछे, तो भी सेम ही रहेगा, ठीक है। या 1/v + 1/u = 2/r ऐसे भी कर देते हैं, क्योंकि r के रूप में भी ले लेते हैं। तो r जो है फोकस दूरी का दुगना होता है, इसलिए उसका भी प्रयोग करके दिखा सकते हैं। मुख्य सूत्र तो यही है, ठीक है। अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/v + 1/u = 1/f होता है। अब इसको कैसे सिद्ध करना है जरा उसको देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक अवतल दर्पण लेंगे, उसमें प्रतिबिंब बनाना है। तो हम अवतल दर्पण सबसे पहले एक बनाते हैं और इसमें प्रतिबिंब की रचना करते हैं। तो अवतल दर्पण में सबसे पहले एक प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रधान अक्ष की रचना करनी पड़ती है, मुख्य अक्ष की, प्रिंसिपल एक्सिस। उसमें C हो गया, ये हो गया F। अब इसमें कोई एक वस्तु रख लेते हैं। अब यहां एक वस्तु ले लेते हैं और इसमें एक प्रतिबिंब बनाना है। मुख्य अक्ष के समांतर आएगी किरणें, परावर्तन के बाद फोकस से गुजर रही है, दूसरी किरण C से गुजरती है और इस तरह से आने जाने का मार्ग यही होता है इसका। जहां पर प्रतिच्छेद करती वहां से लंब डाल देंगे मुख्य अक्ष पर। यह है वस्तु AB और ये रहा प्रतिबिंब A1 B1, ठीक है। D पर आपतित हो रही है। एक यदि यहां लंब डालेंगे तो बहुत नजदीक होगा P के, E कर देंगे इसका नाम। दर्पण का नाम MN कर देते हैं। यह है आपतित किरण, परावर्तित किरण यह है, और अभिलंब से आने जाने वाली किरणें एक ही होती है। ये रहा प्रतिबिंब। अब इसमें क्या करना है, चित्र में क्या क्या लिए हैं, कौन सा दर्पण लिए, थोड़ा उसका उल्लेख कर देते हैं। MN अवतल दर्पण के सामने AB वस्तु रखने पर A1 B1 प्रतिबिंब बनता है। बन रहा है यहां पर अब कुछ दूरियों को भी दर्शा देते हैं। कुछ दूरी को दर्शा रहे हैं, जैसे में ये दूरी जान लेना है। P से F तक की दूरी को F हो गया फोकस दूरी। C तक की दूरी यदि लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्रतिबिंब तक की दूरी को ले लेते हैं V, P से V, और C तक की दूरी को लेंगे तो R होगा, और B तक की दूरी, P से B तक की दूरी को लेंगे तो U कहलाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंब बनता है। अब देखना क्या है, यहां पर जब चित्र को देखते हैं तो प्रतिबिंब में एक त्रिभुज की रचना होती है इधर, और दूसरी एक त्रिभुज यहां भी रचना हो रही है। एक त्रिभुज का नाम है ABC
दूसरे का नाम है A1 B1 C। तो यहां पर देखते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A1 B1 C, इन दोनों त्रिभुज में क्या देख रहे हैं, क्या क्या समानता है। ये दोनों तो शीर्षाभिमुख कोण है तो बराबर होंगे, ये लंब है 90 डिग्री का और ये भी अभिलंब है, तो दो कोण बराबर हो रहे हैं। कोण ABC बराबर कोण A1 B1 C, A1 B1 C दोनों है लंब प्रधान अक्ष पर, इसलिए दोनों हो गया 90 डिग्री। अब शीर्ष ये हो गया लंब के कारण 90, और कोण ACB बराबर कोण हो जाएगा A1CB B1, A1CB1। तो ये हो गया कौन से नियम से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। तो शीर्षाभिमुख कोण से हो गया, तो दो कोण बराबर, जब दो त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो कौन कौन समरूपता का नियम, जो क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं और 10th में 6 एक्सरसाइज त्रिभुज में जाके पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो समरूपता का नियम है, इसलिए ए समरूपता से, अर्थात कौन कौन समरूपता से, दोनों समरूपता से क्या होता है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज हो जाएगा A1 B1 C। क्लियर हो गया। अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो अच्छी तरह से जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। तो यहां आप संगत भुजा देखते हैं इस दोनों त्रिभुज में, तो ये अभिलंब है, इसका भी अभिलंब है, तो लंब अभिलंब में अभिलंब को अनुपात करेंगे तो हो गया AB बाय A1 B1, ठीक है। और दूसरे आधार का अनुपात करते हैं आप, तो BC बाय B1C, दोनों का आधार का अनुपात किए, ये बराबर हो गया। नंबर 1 कर देंगे इसको। अब जैसे ये दो त्रिभुज में कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज में भी करते हैं, सेम उसी तरह की रचना है। शीर्षाभिमुख कोण है, ये 90 इधर है, इधर भी 90 है, यहाँ 90 का कोण बन रहा है। तो उतना लिखने के लिए इतना ही स्टेप लिखना पड़ जाएगा, तो इसी प्रकार लिख करके दोनों को समरूप साबित कर सकते हैं, अर्थात लिख देना है इसी प्रकार त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज, इसका नाम लेंगे A1 B1 F, A1 B1 F, दोनों त्रिभुज हो गया समरूप। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं यहां भी अनुपातिक होगी। अब भुजाओं का अनुपात करते हैं, भुजाओं का अनुपात करेंगे तो इनकी भुजा क्या है, DE बाय हो जाएगा A1 B1, इसलिए कर देंगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजा अनुपातिक होती है, इसलिए दोनों भुजा का अनुपात लिए। अब इसके अनुपात लेंगे EF बाय इधर B1 F हो गया, ये नंबर 2 हो गया। ये दोनों त्रिभुज को समरूप किए हैं और संगत भुजाओं का अनुपात। अब एक बात और देखना है, चूंकि AD जो है BP के समांतर है, तो समांतर रेखाओं पर जब इस पे अभिलंब डाला गया है, यहां भी अभिलंब डाला गया है, तो ये दोनों अभिलंब तो बराबर होंगे। इस आधार पर क्या है, AB बाय इक्वल टू हो जाएगा DE,
तो इसको लिख सकते हैं AB के DE के स्थान पर AB बाय A1 B1 इक्वल टू EF बाय B1F। यहां इक्वेशन डालना है सेकेंड। ऐसा क्यों किए और कारण इसका लिखते हैं, चूंकि AB बराबर DE, AB और DE बराबर है, इसलिए DE के स्थान पर AB कर दिए। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में देखते हैं। AB बाय A1 B1, AB बाय A1 B1 सेम है। जब लेफ्ट साइड का बराबर होता है तो राइट साइड भी बराबर होगा। तो इस तरह से BC बाय B1C और EF बाय B1F बराबर होगा। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, दोनों समीकरण से क्या होता है, BC बाय B1C इक्वल टू EF बाय B1F हो गया। तो EF बाय B1F हो गया, BC बाय B1C हो गया। अब इसके मान को जरा चित्र में देखते हैं और चित्र में अब समझना है क्या है। ये जो दूरी है ये वस्तु की दूरी है यहां तक, ठीक है। और ये जो R है, क्योंकि एक ही तरफ नीचे भी दिखा सकते हैं, स्पेस नहीं होने के कारण हम इधर दिखा रहे हैं। ये R का मान है, तो यहां पर F U R और V सबको दर्शा दिए हैं। अब जरा BC की ओर चलते हैं। BC क्या है, कहां से कहां तक है BC? तो ये है BC की दूरी है। BC U V F R में किसी का मान नहीं है क्या? नहीं है, क्योंकि ये वक्रता केंद्र से वस्तु की दूरी है। इसको इसमें से चारों में से किसी से नहीं माप सकते हैं। तो इसको मापने के लिए क्या करेंगे, सीधे P से B की दूरी लेंगे और P से C का दूरी को माइनस कर देंगे। तो P से B का दूरी क्या है, U, और P से C का दूरी क्या है, R, वक्रता त्रिज्या है। तो इस आधार पर यहां U, R और F और V में परिणत करने के लिए ऐसा करते हैं। अब हम इसके मान को रखते जा रहे हैं, इसके चित्र को देखते हुए। तो चित्र को देखते हुए मान रखेंगे। सबसे पहले लेते हैं BC के लिए। तो BC के लिए क्या बोले हैं, BP, तो BP माइनस PC या PB माइनस PC कर सकते हैं, PC, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, B1C है। तो B1C ये दूरी है, ये दूरी के लिए भी क्या कर सकते हैं, तो P से C का दूरी लेंगे। P से C की दूरी को लेंगे, PC क्या दूरी हो गया, माइनस हो जाएगा क्या, तो P से B1 का दूरी माइनस होगा, B1, ठीक है। और इसके बाद EF की बात करेंगे तो E जो है आपके बहुत निकट है। E और P के निकट की दूरी के कारण EF इक्वल टू कर देंगे PF, चूंकि E P के बहुत निकट है, बहुत निकट है, इसलिए EF के जगह आप क्या लिखेंगे, PF का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब आगे B1F की देखते हैं। तो B1 और F ये दो, तो अब इसमें BP PC और PC B1 PB1 PF B1 PF इन सभी का मान को यहाँ U R F और V के रूप में रखते हैं। तो अब जगह देखना है, चित्र को देखते हुए मान को रखते हैं। PB क्या है, PB वस्तु की दूरी है, इसलिए इसका मान U होगा। और पता होगा अवतल दर्पण में U का मान माइनस होता है, सारा मान माइनस होगा, सबके सब लेफ्ट साइड में है ना। तो लेफ्ट साइड में मापी गई सारी दूरियां माइनस होती है। माइनस PC देखना है, PC वक्रता त्रिज्या माइनस हो जाएगा। अब ध्यान रखना है ये बात, PC का मान क्या होता है,
आर, और आर के लिए इसके पहले मैं बता चुका हूं कि ये आर का मान क्या होता है, 2f होता है। वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दुगनी होती है, इसलिए पीसी आर के स्थान पर कर देंगे, 2f का प्रयोग करेंगे, तो ये भी एफ भी तो माइनस होता है, तो -2f हो गया। अब पीसी फिर है, यहां भी -2f कर देंगे, और PB1 है, PB1, ये PB1 जो है प्रतिबिंब की दूरी है भी, तो ये हो गया क्या, ये भी माइनस है, माइनस भी हो गया। PF, PF क्या है, फोकस दूरी है, ये F हो गया, ये भी चिन्ह माइनस होगा। PB1 है, अभी PB1 का मान यहां रखे हैं, माइनस भी रखना है मान। PF है, PF का मान अभी ऊपर में रखे हैं, -f, वही -f रखेंगे। तो इस प्रकार मान रख देते हैं, अब प्लस माइनस की तरह हल करेंगे, माइनस माइनस जहां वहां प्लस हो जाएगा, तो -u प्लस 2f बाय -2f प्लस v इक्वल टू -f बाय -v प्लस f, मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस करके, ठीक है, गुना करते हुए, तो गुना कर देते हैं सबसे पहले, विच इंप्लाई दैट के साथ आगे बढ़ेंगे, तो u को v से गुना करते हैं, क्या आता है, u भी माइनस माइनस प्लस u भी हो गया, अब प्लस u भी हो गया। अब इसके बाद u से f को गुना करते हैं, तो -uf, माइनस से है -uf हो गया। फिर उसके बाद 2f को v से गुना करते हैं, तो प्लस माइनस -2vf या f भी, 2f को फिर f से गुना करते हैं, तो प्लस 2f स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब अगले स्टेप में करते हैं, f से 2f को गुना करते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2f स्क्वायर हो गया, ये माइनस f को v से गुना करते हैं, तो हो गया -vf हो गया। अब जरा ध्यान देना है, यहां कुछ 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर है, प्लस इधर से क्रॉस करेंगे इधर माइनस होगा, अर्थात घट जाएगा, यानी दोनों को कटा देंगे इस तरह से। बचा क्या, बचा है मान, जो माइनस माइनस है उसको दाएं तरफ लेके जा रहे हैं, u भी इक्वल टू हो जाएगा uf, और हो गया इधर -2vf था, तो उस तरफ जाने पर होगा +2vf और -vf है, हो गया इस तरह से। अब 2vf में से 1vf को माइनस करेंगे, तो vf आएगा u भी इक्वल टू uf प्लस vf। अब अगले स्टेप को जान लेना है, दोनों तरफ में u v और f से भाग कर देते हैं, यानी u v और f के गुणनफल से भाग करेंगे, u v f इंटू ऐसा में से भाग करने पर, अब विभाजित कर देते हैं सब में, तो u v f से भाग करना, u v f, इसमें भी u v और f, इसमें भी u v f। अब जगह देखना है, जो सेम रहेगा, ऊपर भी गुना हो रहा है नीचे भी गुना होगा, तो कटा सकते हैं आसानी से, u और u में u कट गया, v कट गया, इधर कटाते हैं u कट जाता है, f भी कट जाता है, इधर कटाते हैं v कट जाता है, f भी कट जाता है, तो बचता है इधर क्या, इधर बच रहा है क्या
वन कुछ नहीं ऊपर बचता है तो 1 मान के चलेगा, 1/f इक्वल टू क्या हो रहा है 1/v और इक्वल टू प्लस क्या हो रहा है कुछ नहीं तो 1 है बाय u। यही तो है दर्पण का सूत्र 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। राइट साइड में 1/f है 1/v प्लस 1/u आ गया। इसी को प्रमाणित करना था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f प्रूव्ड। तो इस प्रकार प्रमाणित कर सकते हैं दर्पण के सूत्र को। आवश्यकता क्या है, कुछ स्टेप को याद रखने की आवश्यकता है। जैसे में ये दोनों त्रिभुज को पहले समरूप सिद्ध करेंगे, उसके बाद समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे, फिर करते हैं इन दोनों त्रिभुज को समरूप दर्शाते हैं, इसके संगत भुजाओं का अनुपात लेते हैं, दोनों समीकरण को समानित करेंगे, उसके बाद u v f r के रूप में इसको परिणत करने के लिए दूरी को प्लस माइनस के रूप में जो आता है उसको दर्शा देते हैं। फिर चिन्ह के मान के साथ उसके u v f में मान रखते हैं, अंत में u v f से सभी पदों को भाग देने के बाद दर्पण का सूत्र ज्ञात हो जाता है। इस तरह से अवतल दर्पण में दर्पण का सूत्र प्राप्त कर लिए। ठीक इसी तरह से उत्तल दर्पण में भी करेंगे, सिर्फ चिन्ह परिणत होगा, माइनस प्लस में परिणत होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में करेंगे तो एफ का मान हो जाएगा प्लस, आर का मान प्लस हो जाएगा, भी का मान प्लस हो जाएगा, तो इसी मान के प्रयोग में अंतर होता है, लेकिन अंत में सूत्र यही ज्ञात होगा। यह सूत्र अवतल उत्तल दोनों में काम आता है, अर्थात गोलीय दर्पण में यह सिद्ध करने वाला फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है, तो इसका वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, आप अवतल दर्पण में आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो अब अवतल दर्पण में आवर्धन अर्थात मैग्निफिकेशन का व्यंजक प्राप्त करना है। आवर्धन कैसे ज्ञात करते हैं अवतल दर्पण में, उसको जानने से पहले आवर्धन क्या होता है उसको जानेंगे। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। तो आवर्धन क्या है पहले उसे परिभाषित कर रहे हैं। आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। और आवर्धन का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो सिंपली क्या हो गया, आवर्धन को m से सूचित करते हैं। ठीक है, आवर्धन मैग्निफिकेशन m से शुरू होता है, इसलिए m इक्वल टू होता है h/h1/h, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, ये तो हो गया आवर्धन क्या है और आवर्धन ज्ञात करने के लिए सामान्य नियम। अब जानते हैं आवर्धन निकालने के लिए व्यंजक कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले दर्पण के सूत्र के लिए जो चित्र बनाए थे उसी का प्रयोग कर रहे हैं। एक अभिलंब की रचना कर देते हैं, यहां से P को मिला देते हैं, P बिंदु को मिला दिए, एक त्रिभुज बन रहा है ABP और दूसरा जो त्रिभुज बनाना है इसी P बिंदु से मिला देंगे, इसको भी दूसरा त्रिभुज बनेगा A1B1P। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई पहले है, वस्तु की ऊंचाई नीचे है, तो यहां पर पहले प्रतिबिंब से बने हुए त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। चूंकि त्रिभुज
A1 B1 P समरूप त्रिभुज AB P1 AB P1, ठीक है। ABP, तो A1 B1 P और ABP त्रिभुज समरूप है, क्योंकि ये भी लंब है 90 का, ये भी 90 का है। और संगत भुजाओं का अनुपात तो इसके पहले हम सीधी कर दिए थे, ये दोनों भुजाओं का अनुपात भी है। तो दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। अब समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, H, ये H हो गया, ये H1 हो गया, ठीक है। तो यहां पर लेंगे AB बाय A1 B1 पहले लेते हैं, प्रतिबिंब वाला त्रिभुज बाय AB इक्वल टू क्या होगा, इसके आधार का भी अनुपात करेंगे। आधार का अनुपात में क्या है, PB1 बाय PB। अब इसके मान को रखते हैं, H1 A1 B1 क्या है, H1 है, H1 हो गया, बाय AB क्या है, AB क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई है, अर्थात बिंब की ऊंचाई है, तो ये है H। PB1 क्या है, PB1 है, प्रतिबिंब की दूरी है, B है, चिन्ह के साथ मान ले रहे हैं, क्योंकि दर्पण अवतल है इसलिए माइनस B हो गया। और इसके बाद वस्तु की दूरी है PB, ये हो गया U। तो इसके अगले स्टेप को लिखते हैं, तो माइनस U का भी चिन्ह माइनस होता है, माइनस माइनस क्रॉस हो गया। और प्रतिबिंब की जो बन रहा है कैसा बन रहा है, यहां प्रतिबिंब बन रहा है उल्टा बन रहा है, माइनस आ रहा है प्रतिबिंब की ऊंचाई। इस तरह से आवर्धन के लिए व्यंजक क्या ज्ञात होगा, आवर्धन के लिए निकालेंगे जब, तो माइनस का चिन्ह इधर से इस तरफ ला लेते हैं, ठीक है। तो H1 बाय H इक्वल टू लेंगे, ये माइनस चिन्ह इधर कर लेते हैं, माइनस B बाय U। यदि H1 H क्या है, तो M है, अर्थात M इक्वल टू क्या हो गया, माइनस B बाय U। यही था आवर्धन का व्यंजक, ठीक है। तो इस तरह से आवर्धन का व्यंजक ज्ञात कर लिए। तो दर्पण के सूत्र के ही लिए प्रामाणिकता के लिए जो चित्र का प्रयोग किए थे, उसी का प्रयोग करके आवर्धन भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आवर्धन M इक्वल टू होता है माइनस B बाई U, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट के साथ, तो रियल नंबर, ये चैप्टर जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।